वहाँ के प्रेसिडेंट है। यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधित्व दो लोग करते हैं इस काउंसिल में, चार्ल्स मिशेल जो कि प्रेसिडेंट है यूरोपियन काउंसिल के, और प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वोन डेर लेन, वो आ चुकी हैं। यहाँ सीक्वेंस थोड़ा, कई बार सीक्वेंस जो है वो ऑर्डर होता है वही, लेकिन थोड़ा कई बार सीक्वेंस ऊपर नीचे होता भी है, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं होती। ऐसा कोई लिखा हुआ कानून नहीं है, लेकिन हाँ प्रोटोकॉल इसी तरह से फॉलो होता है। किशोर जी हाँ, तो ये यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन यहाँ पर पहुंचती हुई। यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन से दो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। यूरोपियन यूनियन को ही एक खास तवज्जो दिया गया कि वहां से दो लोग प्रतिनिधित्व करेंगे, यूरोपियन काउंसिल और एक यूरोपियन कमीशन। वो उन दोनों का प्रतिनिधित्व उन दोनों, एक कमीशन और एक काउंसिल के राष्ट्राध्यक्ष करते हैं, और एक पहली जो मेंबर हैं उस यूरोपियन यूनियन की वो पहुंच चुकी हैं। एक आने चार्ल्स मिशेल थोड़ी देर के बाद आएंगे, और अभी हैंडशेक करते हुए भारत दौरे पर भी आई थी ये। हाँ, चार्ल्स मिशेल आ गए, यूरोपियन यूनियन पूरा का पूरा आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले नमस्कार किया और फिर हैंडशेक। अब किशोर, एक चीज आपने देखा होगा डिप्लोमेसी में, आपके हाव भाव का क्या, अब आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं लोग। जब आप खड़े हैं तो आपकी तरफ कि हमको आपसे हाथ मिलाना है। जी जी जी। पहले क्या था, हम जाते थे मिलाने, तो ये एक फर्क आया है। जी हाँ, तो एक के बाद एक राष्ट्राध्यक्ष और देशों के प्रतिनिधि यहाँ पहुंचते हुए प्रधानमंत्री मोदी भारत मंडपम में मौजूद। ये लगभग 10:30 बजे तक एक के बाद एक सभी का आने का सिलसिला जारी रहेगा, और उसके बाद पहला सेशन होगा इस शिखर सम्मेलन का। 10:30 बजे से द अर्थ पे तमाम हमारा प्लेनेट कैसा होना चाहिए, उस पे तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष और उसमें मुख्य मुद्दा है क्लाइमेट चेंज का, और क्लाइमेट चेंज कार्बन एमिशन, जिसकी वजह से क्लाइमेट अफेक्टेड हो रहा है। जो पिछली बार जब बाली में जो बयान जारी हुआ था उसमें इसी को लेकर ध्यान दिया गया था। और जर्मनी के चांसलर, जी हाँ, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज यहाँ पहुंचते हुए, जर्मनी यूरोप में बहुत अहम रोल निभाता है अर्थव्यवस्था के तौर पर। यूरोप की G7 का मेंबर भी है। अर्थव्यवस्था के तौर पर यूरोप की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था, और इस वक्त जो यूरोप में यूक्रेन युद्ध का असर हो रहा है उसमें जर्मनी बहुत पैनी नजर रखे हुए है कि वो ज्यादा प्रभावित भी है। किशोर, गैस पाइपलाइन जो रशिया से जर्मनी को जो गैस आता था और गैस की राजनीति शुरू हुई, ऊर्जा की राजनीति शुरू हुई, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई देश है तो वो जर्मनी है। और ये भी माना जा रहा है किशोर कि अगर ये युद्ध अधिक चला तो जर्मनी हो सकता है सारे यूरोपियन देश, क्योंकि सीधे तो शामिल नहीं, आप मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, तो धीरे धीरे जो क्या होगा कि उस पाइपलाइन को दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा। किशोर, जो कि जर्मनी से पहले एक नॉर्थ स्ट्रीम 1 नाम की एक पाइपलाइन थी, गैस पाइपलाइन, जिसके थ्रू जाती थी। दूसरा नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो कि बन के तैयार हो गया था, और जिस वक्त ये वॉर स्टार्ट हुई उससे कुछ महीने पहले ही वो दस्तखत होने थे। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तैयार है, सिर्फ एक साइन होना था, और उसके बाद वो वहां से सस्ती गैस फिर आनी इधर शुरू हो जाती, जिसकी वजह से वो यूरोपियन कंट्रीज जो है वो सर्दियों में कम से कम सस्ती गैस ले सकते थे। लेकिन उससे पहले ही ये वॉर शुरू हुआ, जिसकी वजह से वो नॉर्थ स्ट्रीम 2 शुरू नहीं हो पाया। यही सबसे बड़ी वजह है कि अब वहाँ पे जो फ्यूल को लेकर, क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन जो है वो अब कम हो रहा था, क्योंकि फ्यूल आ नहीं रहा था, तो ऐसे में अब सर्दियाँ जब हैं तो यूरोपियन कंट्रीज कैसे करेंगी, तो उन्होंने और जर्मनी और भारत के लिहाज से अगर देखा जाए, जर्मनी एक और बड़ा पार्टनर बनता हुआ हमारे IT के क्षेत्र में, और हमारे लिए बहुत बड़ा बाजार एक तरह से IT का जर्मनी भी है। अमेरिका में भारत के IT ने धाक जमाई हुई है अपनी, और बाकी यूरोप में जो जहां पर IT के लिए बड़े क्लाइंट्स हैं भारतीय कंपनियों के लिए, उनमें जर्मनी एक बहुत अहम। और इसमें हम एक बात जो G20 में आम भारतीयों के लिए भी बहुत अहम है, सरकार के लेवल पे भी बहुत अहम है, उस पर भी क्या निष्कर्ष निकलता है वो देखना होगा। वो ये कि किस तरीके से जब एक फॉरेन करेंसी से दूसरे फॉरेन करेंसी में पेमेंट की जाती है तो जो बीच की एजेंसियां हैं वो बहुत चार्जेस लेती हैं। अब ये एक ऐसा माकूल मंच है G20 जहां पर इस पर पहले भी बात उठाई गई है, और इस बार ये कोशिश है, और उसमें भारत का बहुत उसमें रोल है, और भारत को बहुत वो अहम बिंदु है भारत के लिए कि वो चार्जेस, क्योंकि हमारे पास
जो हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं उसकी जो फॉरेन करेंसी में पेमेंट आती है उसका जैसे डॉलर में पेमेंट आई या यूरो में पेमेंट आई, जो वो भारतीय रुपयों में जब हमें मिलती है तो उसका एक कमीशन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, और वो कमीशन डेवलपिंग यानी विकासशील देशों के लिए एक नेगेटिव में जाता है, और फिर हमारे लोग जो बाहर काम करते हैं उनकी तरफ से जो पैसा भेजा जाता है अलग अलग देशों में, चाहे अरब देशों में, चाहे यूरोप में, चाहे अमेरिका में, दुनिया भर में, वहाँ से भी जो रेमिटेंसेज आते हैं उसमें भी ये एक्सचेंज रेट जो है वो एक बहुत अहम रोल निभाता है। जॉर्जिया मेलोनी आ गई हैं किशोर, इटली की प्राइम मिनिस्टर भारत दौरे पर भी आई थी, और प्रधानमंत्री जब ज्वाइंट स्टेटमेंट हो रहा था तो प्रधानमंत्री मोदी की निजी तौर पे तारीफ की थी ज्वाइंट स्टेटमेंट के दौरान, जब प्रेस वार्ता करते हैं ज्वाइंट तौर पे, तो वो आ चुकी हैं। ये भी G7 के मेंबर तो हैं ही, और यूरोप के ताकतवर देशों में, और इटली की अपनी पहचान है। और इटली जब G20 का अध्यक्ष था तो इटली के जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें एक बहुत अहम एक बिंदु रखा गया था, और ये कहा गया था कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो कंपनियों का टैक्स लगता है, वो 15% मिनिमम रखा जाएगा हर देश में। ये बहुत अहम भारत जैसे देशों के लिए, और असल में तो सारी दुनिया के देशों के लिए भी, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं, ये जो कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो अलग अलग देशों में व्यापार करती हैं, वो क्या करती हैं कि अपने प्रॉफिट जो है, अपना जो मुनाफा जो है, वो उस देश में दिखाती नहीं है जहां से उनको मुनाफा हो रहा है। वो क्योंकि वहां टैक्स, जैसे हमारे यहाँ 25% कॉर्पोरेट टैक्स है अगर, तो वो क्या कर देती हैं कि वो अलग अलग ऐसे छोटे छोटे कई देश हैं जो कम टैक्स लग के वहाँ पे ऑफिस खुलवा लेते हैं। कई आइलैंड नेशंस हैं जैसे, वहाँ पर वो अपने दफ्तर, अब देखिए जापान के फुमियो किशिदा यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जापान क्वाड के मेंबर, जापान भारत दौरे पर, प्रधानमंत्री भी दौरे पर गए थे जी। सबकी नजर इस पे भी रहेगी, क्योंकि क्वाड समूह जो है वो जिस तरीके से ताकतवर हो रहा है उसकी वजह से उन सब देशों को एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है जो कि अब तक चाइनीज अग्रेशन के चलते जो है वो दबे हुए थे जी। तो ये क्वाड एक तरह से जो प्रशांत महासागर है उस इलाके में जो इंडो पैसिफिक रीजन, हिंद प्रशांत महासागर जो क्षेत्र है, उस इलाके में चाइना को काउंटर करने के लिए ये, और यहाँ पर भारत ने वहाँ पर इस तरीके से अपना कदम जमाया है। उधर I2U2 है जो पश्चिम एशिया में भारत ने अपना कदम जमाया है इजराइल और UAE और अमेरिका के साथ। तो क्वाड इधर, I2U2 उधर, और G7 में आपको लगातार बुला रहा है। G7 का अध्यक्ष कोई भी हो, वो आपको बार बार बुलाता है, बतौर पर्यवेक्षक या अतिथि देश के तौर पे, इनवाइटीज के तौर पे आपको बुलाते हैं। आप परमानेंट मेंबर तो है नहीं उसके, लेकिन आपको बुलाया जाता है कि वो आपको छोड़ नहीं रहे, क्योंकि अगर आपको छोड़ दिया तो कहीं वर्ल्ड का, क्योंकि देखिए छोड़ना बहुत मुश्किल है। अमेरिका से हमारा बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रिश्ता भी बढ़ गया है IT की वजह से, या दोनों के देशों के हाल के वक्त में। हम IT में बहुत बड़ी ताकत है, वो शोकेस आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल है वो। IT में हम बहुत बड़ी ताकत है, हम सर्विसेज क्षेत्र में बहुत बड़ी ताकत है, हम फार्मा में बहुत बड़ी ताकत है। आपने वैक्सीन डिप्लोमेसी देखी तो भारत जो है फार्मा का एक बहुत बड़ी ताकत है, और हम धीरे धीरे डिफेंस प्रोडक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। हम उन कुछ खास चुनिंदा देशों में हो गए हैं जो डिफेंस प्रोडक्शन करते हैं, और हम स्पेस की जो ताकत है वो तो अभी चंद्रयान ने दिखाई दिया, अब एलादित्य, तो स्पेस की ताकत है। तो आप बहुत बड़ा रोल भारत का उस लिहाज से हो जाता है, और उसके अलावा भारत एक बहुत महत्वपूर्ण बाजार है इन लोगों के लिए, बहुत महत्वपूर्ण बाजार है इन सभी देशों के लिए। तो भारत को अब वो बात ही नहीं रही कि भारत को नजरअंदाज किया जाए या ना किया जाए। अब तो यह है कि भारत सेंट्रिक चीजें हो रही हैं। एक चीज मैं ये ऐड करना चाहूंगा, जैसे हम लोगों ने कहा कि हम लोग डिफेंस के सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, स्पेस के सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। आपको भी पता होगा कि पहले हमें अपने जो सैटेलाइट है उनको लॉन्च करने के लिए हमें दूसरों के पास जाना पड़ता था। आज हम एक साल में 100 सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की एक सबसे बड़ी मुहिम है। एक वक्त था रिपब्लिक ऑफ कोरिया, एक वक्त था मून सुक योंग, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया, क्योंकि आम जनता उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जानती है। तो उत्तर कोरिया अगर होता G20 में तो किम जोंग उन आते, लेकिन उत्तर कोरिया नहीं है G20 में, दक्षिण कोरिया है, और दक्षिण कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर। स्टेशन एक है किशोर, हम तो गए नहीं है, लेकिन कहते हैं कि रेलवे स्टेशन ऐसा है कि वहाँ भी डिवीजन बना हुआ है, एक ही रेलवे स्टेशन। वो जो हम DMZ है वो बेसिकली डीमिलिटराइज्ड जोन है, जिसको कि अभी पीछे ट्रम्प के टाइम पे, देखिए वो जो हम बात कर रहे थे कि पिछली सदी में दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई थी। एक सोवियत रूस का
एक अमेरिका का। अब भी ये धीरे धीरे जो है वो दो धड़ों की तरफ ही जा रहा है, और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, फिर उस वक्त भी उन दो धड़ों में एक तरफ उत्तर कोरिया था, दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया था, और इस वक्त भी उत्तर कोरिया चीन और रूस के साथ और दक्षिण कोरिया जो है वो अमेरिका के साथ दिख रहा है। तो अब आए सिरिल रामाफोसा। ये काफी इम्पोर्टेंट है किशोर। हाँ, सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। देखिए, कोशिश तो यही है कि भारत एक ऐसा मंच जो कि G20 का मंच है, उस मंच से उन देशों को भी एड्रेस करे जो कि उस जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, गरीब कंट्रीज हैं, वहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके से उनको प्रलोभन देके, और कई सारे कंट्रीज तो वहाँ पे ऐसे है कि वहाँ पे लोकतंत्र नहीं भी है, वहाँ पे जिस तरीके की चीज़ें चलती हैं सारी दुनिया जानती है। तो अब अगर ये मंच हम लोग हमारे माध्यम से इसीलिए अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल करने की बात हो रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में G20 की जगह G21 हो जाए। G20 आने वाले दिनों में, या हो सकता है उसके बारे में संकेत आज ही मिल जाए। हाँ, बिल्कुल संकेत तो आज मिलेंगे। भारत जिस तरीके से प्रयास कर रहा है, भारत की पूरी कोशिश है कि उसके लिए कोई रास्ता निकले, तो सहमति बनती है। नहीं, कल ये दोपहर के बाद ये क्लियर। और अगर चीन अगर रुकता है अफ्रीकन यूनियन का, तो चीन और एक दो यूरोपियन देशों की तरफ से, यूरोप के देशों की तरफ से रुकेगा। अगर रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो इसको दक्षिण अफ्रीका तक तो नहीं रोक पाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में जब सम्मेलन होगा इसका G20 का, वहां तक अब आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि बतौर अध्यक्ष के तौर पे दक्षिण अफ्रीका की पुरजोर कोशिश होगी कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराया जाए। और अगला अध्यक्ष ब्राजील है, और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, और फिर डेवलप नेशन के पास चला जाएगा अमेरिका, फिर उसके बाद आएगा अमेरिका की अध्यक्षता है उसके बाद। तो 4 विकासशील देशों, या कह सकते हैं कि इमर्जिंग मार्केट, इमर्जिंग डेवलप्ड कंट्री जो है। इससे पहले इंडोनेशिया से भारत आज इस बार अध्यक्षता कर रहा है, फिर ये ब्राजील को जाएगा, और फिर दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा पहुंचे। और अब रेसिप तैयब अर्दोआन तुर्की के राष्ट्रपति पहुंचते हुए प्रधानमंत्री स्वागत करेंगे रेसिप तैयब अर्दोआन का। किशोर, अब टर्की की बात है तो कुछ चीज़ें हम लोग और क्योंकि टर्की जिस तरीके से अपने आप को हाई टेक टेक्नोलॉजी के साथ ये वेपनरी सिस्टम को बना रहा है। इसके ड्रोन्स जो हैं वो देखा है सबने कि किस तरीके से इसके ड्रोन चल रहे हैं। लेकिन आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत में भारत ने जिस तरीके से अपने आप को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पुश किया है, वो अपने आप में ही कह सकते हैं कि इतने कोई भी शायद नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि कोई नहीं बना सका, वो हम लोग बना रहे हैं। स्टील, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो स्टील है यानी मेटलर्जी हमारी उतनी ज़्यादा परिपक्व नहीं थी, लेकिन लगातार करते रहे। अब आज की डेट में जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर या एयरशिप बन रहे हैं जितने भी, उसमें सारा का सारा स्टील जो है वो हाई ग्रेड स्टील भारत में ही तैयार किया गया है। यानी कि डिज़ाइन भी हम ही तैयार कर रहे हैं, उसके बाद स्टील भी हमारा है और टेक्नोलॉजी भी हमारी है। तुर्की एक अहम बिंदु। और इस बीच ऋषि सुनक यहाँ पहुंचते हुए, ऋषि सुनक बतौर प्रधानमंत्री पहला दौरा किशोर, और एक ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बने, भारतीय मूल के हिंदू हैं, सबसे वेल्दिएस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक ब्रिटेन के इतिहास में, सबसे युवा प्रधानमंत्री, भारतीय मूल से जुड़ाव है, तो भारत के लिए गर्व की बात है। उनके परिवार के लोगों से भी हमने बात की थी। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी ये है कि ऐसे वक्त में बने जब एक के बाद एक प्रधानमंत्री बदल रहे थे, एक महीने, 2 महीने पे, 2-3 महीने, और बहुत सवालिया निशान था, बहुत सवालिया निशान था कि किस तरीके से। हाँ, और अब वो यूके की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे पटरी पर ला भी रहे हैं वापस। और पिछले साल नवंबर-दिसंबर तक आधिकारिक तौर पे इस तरह की घोषणाएं भी हो गई थी कि ब्रिटेन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन इन्होंने अपनी इकोनॉमी को देखते हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अभी तक यहां तक खींच दिया है कि इनका कहना है कि हम ब्रिटेन और ब्रिटेन के हर इलाके के, यूके के हर इलाके के हित को देखेंगे। और एक पहला दौरा है, भारतीय मूल के हैं, बहुत उम्मीदें हैं। बायलैटरल, जब बीच में लंच के बाद का जो स्लॉट रखा गया है उसमें बायलैटरल भी होगा इनके साथ। और ये इनका मुझे इंतजार था किशोर, वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट, सबसे सीरियस
और अभी जब रायसीना डायलॉग में आए थे तो इनका अंदाज ही अलग है। पुतिन भले ना आए हों इस मंच पे, लेकिन सर्जेई लावरोव थोड़े से लड़खड़ाते हुए लेकिन अपने आप को संभाला। इनको कहा जाता है कि ये दुनिया के सबसे ताकतवर डिप्लोमेट है आज की तारीख में। मुझे यहाँ पुतिन को देखना था, लेकिन पुतिन अगर नहीं भी दिखे तो सर्जेई लावरोव को देख लिया तो वो उम्मीदें पूरी हो जाती हैं। एक विदेश मंत्रालय सर्जेई लावरोव रूस की बात मंचों पर रख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, जब से ये यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें कहना होगा कि वो दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट डिप्लोमेट है। इतना ओल्डेस्ट डिप्लोमेट कोई नहीं हो आज की तारीख में कि इतना वक्त तक विदेश मंत्रालय को देखा हो, इतने ओल्डेस्ट हो। और आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती को यही डील कर रहे हैं, यूक्रेन युद्ध को। और किस तरीके से रशिया को, रूस की बात को इन मंचों पर, यहाँ पर वो रक्षा मंत्री पे सवाल उठा, जी शोइगु पे, इन पे कोई सवाल नहीं उठा। अभी ये इस पूरी